नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने दोहा बैठक में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की भूमि के उपयोग की संभावनाओं पर चिंता व्यक्त की। विदेश सचिव ने अमेरिका के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय संबंधों और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 66 करोड़ 98 लाख टीके लगाए गए। सरकार ने कोविड महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण विकसित आधारभूत ढांचे पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र पर यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों से संपर्क करेगा। अमेरिका में भीषण बाढ़ और तूफान में 41 लोगों की मौत। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, जलवायु संकट से निपटने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता। और ओवल में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि उसकी तात्कालिक प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग उसके विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाए। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने दोहा बैठक में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की भूमि के उपयोग की संभावनाओं पर चिंता व्यक्त की थी। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास के बीच बैठक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। It is just a meeting, and I think these are still very early days. Don't have further on that. And is there a time frame for assurance? Look, we use that opportunity to convey our concerns, whether it is on getting people out or on the issue of terror and anti-Indian activities. We received a positive response. A lot of this evacuation or repatriation of people or movement of people will depend on how we open the airport. Kabul airport जब तक नहीं खुलेगा तब तक commercial flights की दिक्कत है और ये निकलने की बात पे अभी क्लैरिटी नहीं रही। अफगानिस्तान में बचे भारतीयों को वापस लाने के बारे में पूछे जाने पर श्री बागची ने कहा कि काबुल हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू होने के बाद इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा। We think the vast majority Indians जो निकलना चाहते थे निकल गए हैं वहां से। हमारी जो अफगानिस्तान स्पेशल सेल है उनसे कांटेक्ट में है, पर vast majority निकल गए हैं। बहुत कम लोग बाकी होंगे, इंडियंस हैं कुछ पक्का। वी आर इन टच विद देम एंड जैसे मैंने कहा निकालने की बात पूछे तो क्या कर सकते हैं, जब तक हमारे काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन ना हो वेट करना पड़ेगा। जब तक काबुल ऑपरेशन हो जाए फिर हम देखते हैं किस तरह से वो निकल आ पाते हैं। दोहा मीटिंग में हमने इस बात पे हमारी जो कंसर्न है ये हमने उसको कन्वे तो कर दिया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भेंट कर द्विपक्षीय संबंधों और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। श्री श्रृंगला अमेरिका की यात्रा पर हैं। वे वहां की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन से भी मिले। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने अफगानिस्तान के घटनाक्रम, हिंद प्रशांत क्षेत्र और कोविड महामारी जैसे मुद्दों की भी समीक्षा की। संयुक्त राष्ट्र में सहयोग तथा आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। समाचार एजेंसी टोलो के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान नेताओं के बीच विचार विमर्श के बाद नई सरकार के गठन की घोषणा हो सकती है। एजेंसी के अनुसार नई सरकार का नेतृत्व तालिबान नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा करेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके अधीन कार्य करेंगे।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की बैठक के दौरान आश्वासन दिया है कि भारत हिंद प्रशांत के बारे में यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों के साथ बातचीत करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने ये टिप्पणी स्लोवानिया में आयोजित ब्लैड स्ट्रेटेजिक फोरम में पैनल चर्चा के दौरान की। चर्चा हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था विषय पर बुलाई गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय समुदाय के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करना चाहता है। स्लोवानिया ने विदेश मंत्री को यूरोपीय समुदाय के सदस्य देशों के मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। डॉक्टर जयशंकर आज क्रोएशिया की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रेलिक रामदान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल से कोलंबिया और न्यूयॉर्क की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। राज्य मंत्री के रूप में ये उनकी पहली यात्रा होगी। 4 से 6 सितंबर तक कोलंबिया की यात्रा के दौरान श्रीमती लेखी कोलंबिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगी। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 64,70,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक टीका लगवा चुके लोगों की संख्या 66 करोड़ 98 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 47,092 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय संक्रमण के 3,89,583 मामले हैं। स्वस्थ होने की दर 97.48% है। सरकार ने कहा है कि सिक्किम, दादरा नागर हवेली तथा हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोगों को कोविड के टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। नई दिल्ली में कल पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि पिछले महीने 18 करोड़ 38 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अगस्त में प्रतिदिन 59,29,000 के औसत से टीकाकरण किया गया, जबकि महीने के अंतिम सप्ताह में प्रतिदिन 80 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून में 279 जिलों में प्रतिदिन कोविड के 100 मामले दर्ज किए गए थे। श्री भूषण ने कहा कि केरल ऐसा राज्य है जहां 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है, ऐसा एक राज्य है, वो है केरल। 4 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से 1 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं। उनकी भी हमने जानकारी आपको दी है। वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और बाकी जो बचे हुए 31 राज्य हैं उनमें 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से टीके लगवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोगों को घर में ही रहकर त्योहार मनाना चाहिए। किसी टाइम पे हम 25 लाख को सस्टेन कर रहे थे, 35 से आए, 55 आए, 59 लाख अगस्त की ओवरऑल एवरेज है और हफ्ते की एवरेज उससे भी ज्यादा है। तो एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन एक पार्ट है, वो अपनी जगह है, और साथ साथ जो सस्टेन कवरेज है उसकी भी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ के सामने आई है। दिस शुड गिव अस कॉन्फिडेंस एंड दिस शुड मेक अस फील प्राउड, और आगे हमें ऑप्टिमिज्म देता है कि जो लक्ष्य लेके हम चले हैं वो लक्ष्य हमारे पूरे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। पहले वीजा की अवधि 31 अगस्त तक थी। मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत आए कई विदेशी नागरिक गंतव्य स्थानों तक उड़ानों के उपलब्ध न होने के कारण भारत में फंस गए थे। केंद्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों को नियमित वीजा या ई वीजा या ठहरने की अवधि को बिना किसी शुल्क के बढ़ाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को अब 30 सितंबर तक अपने वीजा को बढ़ाने के लिए संबंधित FPRO या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या FRO को कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने से पहले EFRRO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये अनुमति FRRO द्वारा बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के दी जाएगी। यदि 30 सितंबर 2021 के बाद भी वीजा की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित विदेशी नागरिक को EFRRO प्लेटफॉर्म पर आवेदन करना होगा। इसके लिए उसे दिशा निर्देशों के अनुसार शुल्क देना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि जो अफगान नागरिक पहले से ही किसी भी वीजा पर भारत में रह रहे हैं उन्हें अफगान नागरिकों के वीजा के संबंध में जारी अलग दिशा निर्देशों के अनुसार देश में रहने की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे। पिछले महीने श्री प्रधान ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बैठक की थी, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उनकी ये पहली बैठक है। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और शैक्षणिक सत्र 2021-22 आरंभ करने पर चर्चा होगी। बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बैकलॉग रिक्तियां भरने और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्रालय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाएगा। ये आयोजन वर्चुअल माध्यम से होगा। मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अपर सचिव संतोष कुमार षडंगी ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि शिक्षकों के मूल्यवान योगदान को सम्मानित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने इस साल भी शिक्षक पर्व मनाने का निर्णय लिया है। 2 करोड़ से अधिक शिक्षकों को कोविड रोधी टीका लगाने के अभियान के बारे में श्री षडंगी ने कहा कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्यों में टीकाकरण की प्रगति की निगरानी कर रहा है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव आरसी मीणा ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक पुरस्कार विजेता पर एक वृत्त चित्र भी दिखाया जाएगा। संयुक्त सचिव विपिन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को सवेरे 11 बजे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत ने दोहा बैठक में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की भूमि के उपयोग की आशंकाओं पर चिंता व्यक्त की। विदेश सचिव ने अमेरिका के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय संबंधों और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 66 करोड़ 98 लाख टीके लगाए गए। सरकार ने कोविड महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण विकसित आधारभूत ढांचे पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र पर यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों से संपर्क करेगा। अमेरिका में भीषण बाढ़ और तूफान में 41 लोगों की मौत। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, जलवायु संकट से निपटने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता। और ओवल में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने के लिए पूर्ण विकसित आधारभूत ढांचे के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार का राजस्व आधार बढ़ाकर अतिरिक्त राजकोष तैयार किया जा सकता है। श्री गडकरी भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल की 29वीं आमसभा को कल वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। बैठक का विषय था बुनियादी ढांचे के विकास में भारत में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला आगे बढ़ाना। श्री गडकरी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 2 दशकों में $16 अरब से बढ़कर $149 अरब हो गया है और ये वर्ष 2025 तक बढ़कर $500 अरब से अधिक होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास से अगले 5 वर्षों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के सपने को पूरा किया जा सकता है। श्री गडकरी ने कहा कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 60 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग यानी टीबी से मुक्त करने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सुझावों का स्वागत है। श्री मांडविया ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और अपर सचिवों के साथ टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने की मंजूरी दे दी है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने केवल 3 विभागों को छोड़कर, जिन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। नीट के माध्यम से मेडिकल पीजी में दाखिले, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती और स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट का स्टे और अंतरिम आदेश है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अगले 2 वर्ष में हथियारों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। देश ने पिछले 2 वर्षों के दौरान 17,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का निर्यात किया है। उन्होंने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के उद्घाटन सत्र में ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से देश आतंकवाद मुक्त हुआ है। सरकार छोटे और मझोले किसानों के लाभ के लिए खेतों के पास बुनियादी सुविधाएं विकसित कर रही है। इस बारे में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है, जिसके तहत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भारतीय औद्योगिक परिसंघ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 10,000 कृषि उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने जीएम इंस्टीट्यूट से गांधी भवन, पुलिस पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल और पुलिस क्वार्टरों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कोविड महामारी से प्रभावित समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समय रहते लिए गए सही निर्णयों के कारण महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद मिली। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाला देश अगर कोई है तो हमारा भारत है, और वैक्सीनेशन ड्राइव को इस सुचारू रूप से चलाया गया। अभी 2 दिन पहले ही 1,36,00,000 से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में देने का भारत का ही रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। कर्नाटक की जहां तक बात करें तो पहले येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में और अब बसवराज जी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी। लगभग 5,20,00,000 लोगों को डोज लगाने का काम समाप्त हो गया। ओवल में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलेगा। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 2 और उमेश यादव ने 1 विकेट लिया है। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की टीम पहली पारी में 191 रन पर आउट हो गई। कप्तान विराट कोहली ने 50 और तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 57 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 4 और ओरी रॉबिन्सन ने 3 विकेट लिए। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड भारत से 138 रन आगे है। और अब टोक्यो पैरालंपिक खेलों की खबरें। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद के फाइनल में T44 वर्ग में प्रवीण कुमार अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। निशानेबाजी में 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पुरुषों में दीपक और महिलाओं में अवनी लेखरा निशाने लगा रही हैं। बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल्स में सुहास यथिराज, तरुण और मनोज सरकार ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं, जबकि कृष्णा नागर आज अपना मुकाबला खेलेंगे। महिलाओं के डबल्स में पलक कोहली और पारुल परमार की जोड़ी फ्रांस की लेनेग मॉरिंग और फॉस्टिन नॉयल की जोड़ी से हार गई है। तैराकी में पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में सुयश जाधव और निरंजन मुकंदन ने फाइनल में जगह बना ली है। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में हरविंदर सिंह क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में आज ही उनका मुकाबला रूस पैरालंपिक कमेटी के बातो सेदिन डोरजोव की जोड़ी से होगा। आज ही विवेक चिकारा इसी स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे। प्राची यादव महिलाओं की कैनो स्प्रिंट स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदकों के साथ 36वें स्थान पर है। स्पोर्ट्स फैन नवीन सक्सेना।
कमाल तू बन जा मिसाल तू। इस बीच टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेता सुमित अंटिल, देवेंद्र झाझरिया, योगेश कथुनिया और शरद कुमार स्वदेश लौट आए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में चारों पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक निवेश करना होगा। उनकी ये टिप्पणी अमेरिका के पूर्वोत्तर में भीषण बाढ़ और तूफान में 41 लोगों के मारे जाने के संदर्भ में आई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि देश भर में जलवायु संकट से जुड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं और उन्हें रोकना जरूरी है। आजादी का अमृत महोत्सव की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आकाशवाणी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के लोकप्रिय गीत कदम कदम बढ़ाए जा का प्रसारण करेगा। ये प्रसारण शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में सुना जा सकेगा। आजादी के तराने शीर्षक से ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को परिक्रमा में किया जाएगा, जो 100.1 FM गोल्ड पर उपलब्ध रहेगा। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के साथ हमसे जुड़ने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और जाने माने गांधीवादी नेता कमलापति त्रिपाठी की। इनका जन्म 3 सितंबर 1905 को हुआ था। कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी समाचार पत्र आज में पत्रकार के रूप में करियर की शुरुआत की और बाद में अपना अखबार संसार निकाला। वे 2 टैबलॉयड अखबारों के भी संपादक रहे। उन्होंने आज के उत्तर प्रदेश और तत्कालीन संयुक्त प्रांत में 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष रामचंद्र राही ने महान स्वाधीनता सेनानी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। पंडित कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उन प्रतिष्ठित, समर्पित और प्रज्ञावान स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिन्होंने गांधी विचार से प्रेरित और अनुप्राणित होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया था। वो लाल बहादुर शास्त्री, राजनारायण आदि तमाम उस समय के जो आजादी आंदोलन के नेता थे, उनके एक तरह से गुरुतुल्य हुआ करते थे। काफी समय आंदोलन के विविध कार्यक्रमों में भागीदारी करके जेल की यातनाएं भी सही, लेकिन गांधी विचार से प्रेरित होने के कारण उन्होंने उदात्त मूल्यों को जीवन में अपनाया था। क्षुद्रता की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। कमलापति त्रिपाठी को संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया और उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इंडिया दैट इज भारत को संशोधित करने को लेकर दिए अपने भाषण के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका कहना था कि अच्छा होता यदि संविधान सभा देश की प्रतिष्ठा और परंपरा के अनुरूप इस वाक्य को संशोधित करती।
स्वतंत्रता के बाद कमलापति त्रिपाठी ने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे 1969 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और 1971 में मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 साल तक ही चला। उसके बाद वो 2 बार रेल मंत्री भी रहे। त्रिपाठी बेहद विनम्र, प्रतिष्ठित और सिद्धांतवादी राजनेता थे। पत्रकारिता और हिंदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और समर्पित। वे पत्रकारिता को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने के पक्षधर थे। 1945 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे 1947 से 1948 तक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। बापू और भारत, बापू और मानवता तथा फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड सहित कमलापति के महत्वपूर्ण कार्य इस बात का प्रमाण है कि उन्हें गांधी जी से कितना अधिक प्रेम था। कमलापति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक थे। पारंपरिक प्रतिबद्धताओं को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक युग की तेजी से बदलती स्थितियों के साथ जुड़े रहने की उनकी अनूठी खूबी बहुत प्रसिद्ध है। उनका व्यक्तित्व धार्मिक विश्वासों और धर्मनिरपेक्षता का संतुलन और संगम था। वे जन नेता थे और जाति या धर्म पर विचार किए बिना सबके साथ समान व्यवहार करने पर विश्वास रखते थे। सच्चे राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी नेता, विकास पुरुष और जनोन्मुखी राजनेता के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाएगा। देवेंद्र, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी मुकेश, कतर में तालिबान नेता के साथ बैठक के बाद विदेश मंत्रालय का बयान आज सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार भारत ने कहा, अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो। हरी भूमि लिखता है, तालिबान को मान्यता को लेकर भारत किसी भी जल्दबाजी में नहीं। पंजाब केसरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को देते हुए सुर्खी दी है, मोदी से डरे हुए हैं आतंकी। दैनिक जागरण ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को प्रमुखता से दिया है, कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार गंभीर, नए कृषि कानूनों से किसानों के लिए पूरा देश खुला बाजार होगा। राष्ट्रीय सहारा ने दिया है, उत्सव तभी जब दोनों टीके, केंद्र ने की अपील, फेस्टिवल सीजन में लापरवाही न बरतें, घर में ही त्योहार मनाएं। अमर उजाला का शीर्षक है, जेईई मेन परीक्षा में गड़बड़ी, 19 ठिकानों पर सीबीआई छापा। पत्र के अनुसार 15 लाख रुपए तक लेते थे एक छात्र से। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने दोहा बैठक में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की भूमि के उपयोग की आशंकाओं पर चिंता व्यक्त की। विदेश सचिव ने अमेरिका के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय संबंधों और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 66 करोड़ 98 लाख टीके लगाए गए। सरकार ने कोविड महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण विकसित आधारभूत ढांचे पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र पर यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों से संपर्क करेगा। और ओवल में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।